YCT फिंगरप्रिंट के RCT सेशन में आपका स्वागत है। अभी हमारा 70 क्वेश्चन खत्म हुआ था, 71। अब 72 से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट स्पेसिफाइड फॉर द IS कोड ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए? वो है 38 mm। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आप मैक्सिमम साइज जो यूज करेंगे वो 38 mm है एग्रीगेट की, ठीक है। साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब क्या होती है? 150 बाई 150 बाई 150 mm। एंड अगर साइज सिलेंडर है तो फिर सिलेंडर शेप में बनाना है तो 150 बाई 300 mm हाइट का लेंगे। रेट ऑफ द लोडिंग कितने? 140 किलोग्राम पर mm स्क्वायर, ओनली 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, ओके। और स्टोर्ड एट टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड 90% ह्यूमिडिटी के साथ, और टाइमिंग 24 में आधा घंटे का प्लस माइनस वेरिएशन हो सकता है। क्यूब स्ट्रेंथ कितनी होती है? और 25% एक्स्ट्रा होती है, सिलेंडर स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, ओके। मटेरियल लिमिटेड स्टेज में कोलैप्स वैल्यू क्या होगी स्टील की? तो मटेरियल अगर स्टील यूज करते हैं तो उसका लिमिटेड स्टेज में जो कोलैप्स वैल्यू फैक्टर होगा 1.15 लिया जाता है। डिफ्लेक्शन में 1 और लोकल डैमेज में 1 लिया जाता है, जबकि कंक्रीट को 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये, ठीक है। 1.5 और डिफ्लेक्शन में 1 और डैमेज लोकल डैमेज में 1.03 या फिर 1 लिया जाता है। कंक्रीट में 1.5। फॉर अंडर वाटर कंक्रीटिंग द वाटर सीमेंट रेशियो शुड नॉट एक्सीड, कितना नहीं एक्सीड होना चाहिए? RCC में मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 था, तो यहाँ पे जो 0.55 के आसपास वाली वैल्यू होगी 0.6 है। एच पर IS 456 क्लॉज 8.221 कंक्रीट एक्सपेक्टेड टू कंक्रीट एक्सपोज्ड टू condensation and rain concrete humidity underwater is considered moderate environment exposure condition। यहाँ पे RCC नहीं बोला है, सीमेंट PCC हो जाएगा। तो मॉडरेट कंडीशन के लिए जो होता है 0.60, माइल्ड के लिए 0.60 होता है, और PCC में रिपीट होता है फर्स्ट सेकेंड 0.6 फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन सीमेंट रेशियो इज टेकन 0.6 इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड 0.5 टेकन इन RCC कंक्रीट, ओके। तो जो हमारी मॉडरेट एनवायरनमेंट कंडीशन में 0.6 हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो RCC के लिए है, लोड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। PCC के लिए यहाँ पे 0.6 रिपीट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा वो कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद माइल्ड के लिए और मॉडरेट के लिए रहेगा 15, और मॉडरेट के बाद हो जाएगा सीवियर के लिए 20 और वेरी सीवियर के लिए भी 20 मॉडरेट, ठीक है। जबकि RCC में वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 रहेगा, और 55 के बाद 0.50, फिर 0.55 चल जाएगा। 300 mm के साथ यहाँ पर लिमिटेशन होगा माइल्ड मॉडरेट के लिए RCC में, सीमेंट कंटेंट के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर RCC का स्ट्रक्चर 100 cubic meter concreting is done continuously. The minimum number of the sample to be prepared for the testing। 100 मीटर क्यूब के लिए क्या होता है? 50 तक तो वो हो जाता है, +1 हो जाता है 50 के लिए, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 50 तक 4 है ना, 4 + 1 और ईच 50 मीटर क्यूब या एक्स्ट्रा वर्क के लिए कंक्रीट के लिए तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। 1 से 5 तक के लिए 1 मीटर क्यूब, एक सैंपल नहीं, एक ही रहेगा ना, हाँ, एक सैंपल। 1 से 5 मीटर के लिए एक सैंपल, 6 से
15 मीटर क्यूब के लिए 2 सैंपल, 15 से 30 मीटर क्यूब के लिए लगभग मल्टीप्लाई बाई 2 होता जा रहा है। The anchorage value of the standard band shall be taken as times the diameter of the bar। क्या एंकरेज वैल्यू रहेगी? तो वो रहेगी, यहाँ पे हम देखें 1 से 5 के लिए 1 सैंपल, 6 से 15 के लिए 2 सैंपल, 16 से 30 के लिए 3 सैंपल और 31 से 50 के लिए 4 सैंपल और 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो एवरेज 4 सैंपल तो लेंगे ही, प्लस में 50 मीटर की एक्स्ट्रा कंक्रीट के लिए जो भी रहेगा एक सैंपल को बढ़ा देंगे। द एंकरेज वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड बैंड शैल बी टेकन एज कितने टाइम फॉर 45 डिग्री के लिए, तो हर एक 45 डिग्री के लिए 2 टाइम या 4 टाइम होता है। एंकरेज वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड बैंड shall be taken as 4 times the diameter of the bar for each 45 band। 4 गुना हो जाता है, 4 आया। The anchorage value of the band shall be taken as 4 times the diameter of bar each 45 degree band subjected to a maximum of the 16 times, मैक्सिमम 16 टाइम तक जाता है। The diameter of the bar, the anchorage value of standard U type hook is equal to 16 टाइम। जब हम U टाइप करेंगे तो 16 टाइम जाएगा, लेकिन अगर हम जैसे बोलेंगे 45 डिग्री पे तो 4 टाइम ईच 45 के लिए 45 डिग्री 90 डिग्री 4 दूनी 8 भाई, और 125 90 के बाद 45 9 5 125 9 4 135 डिग्री के लिए 4 8 4 8 4 12 भाई, 125 के बाद 180 डिग्री के लिए 16 भाई। ये हमारा एंकरेज वैल्यू का स्टैंडर्ड वो होता है डायमीटर के रिगार्डिंग। एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड बैंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 45 डिग्री के लिए 4 5, 90 डिग्री 8 5, 135 के लिए 12 5, यू टाइप के लिए 16 5 है। एच पर द 456 था। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन आरसीसी शैल बी, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन आरसीसी शैल बी कितना होना चाहिए? 500 450 इतना तो जाता नहीं है, 400 ही रहेगा। ए इसमें बी, अच्छा ए 400 420 कितने से 320 से स्टार्ट होता ना, 320 से स्टार्ट होता है। इसमें दिया गया क्या? यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो तो 220 से स्टार्ट होता है, 220 हाँ 300 से स्टार्ट होता है, तो 300 300 320 340 360 होता है। मैक्सिमम कैसे चला जाएगा? इसमें कोई अलग से ये प्रोविज़न है लगता है। 450 एच पर आई एस कोड 456 मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इट इज रिकमेंडेड इन आई एस कोड 456/2000 दैट द सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई एश एंड ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फाइनेस slag in excess of the 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब should not be used unless special condition should not be used। स्पेशल कंडीशन की बात है। Consideration has been given in the design to increase the risk of cracking due to drying, shrinkage in thin section or to a early thermal cracking, and to increase risk of the damage due to the alkali reaction। अगर यहाँ पे ये सब नहीं है इन सब कंडीशन के में अगर करना है यूज़ तो 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक की ब्लास्ट फाइनेस slag सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं इन एक्सेस ऑफ द
450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मैक्सिमम। तो 400 से 450 है, वहाँ पे 360 जा रहा है, 300 300 320 300। उसको हम एक कॉपी करते हैं, अभी ले करके चलेंगे। यहाँ पे लगाए दे रहे हैं इसको हम। अभी यहाँ पे देखें कि हमारा जो मैक्सिमम जाता है इस टेबल में, वो जाता है 360, लेकिन हम 360 के अलावा भी 450 तक का यूज कर सकते हैं। ओके, तो 300 300 320 340 360, यहाँ पे 220 240 250 260 280, 8 दूनी 16, इसका ये मल्टीपल है डायरेक्ट। यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, 8 दूनी 16। चलिए, लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द अल्टीमेट लोड अपॉन यील्ड लोड अपॉन अल्टीमेट लोड फैक्टर अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, यील्ड लोड अपॉन वर्किंग लोड। लोड फैक्टर जो होगा अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड हो जाएगा। ठीक है, तो लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू लोड फैक्टर बराबर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू सेफ फैक्टर। शियर फोर्स और उल्टा दोनों सेम होता है, ये लोड फैक्टर होता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा तब इसको हम वो कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है क्या, लोड फैक्टर पूछा गया। अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन शिप फैक्टर। तो जनरली लोड फैक्टर इज 1.7 एंड 2 इज यूज्ड फॉर द प्लास्टिक मेथड डिजाइन। प्लास्टिक मेथड में 1.7 और 2 का यूज किया जाता है। द टाइप ऑफ द torsion produced in reinforced concrete member subjected to load is classified into कितने होते हैं torsion produced in RCC member subjected to a load is classified into two types. Type of the torsion produced in reinforced concrete member subjected to load is classified into two types: equilibrium torsion या primary torsion, compatible torsion या secondary torsion, compatibility torsion या secondary torsion, टू टाइप के होते हैं। The coefficient of the thermal expansion of limit of limestone aggregate used for the concrete, क्या कोफिशिएंट होता है लाइमस्टोन का? बसाल्ट का तो 0.8 होता है शायद, लाइमस्टोन का याद नहीं है, देखते हैं इसी में।
बेसाल्ट का 0.8 होता है और लाइम स्टोन का 0.6 होता है। लाइम स्टोन लिखा है यहाँ पे। जीरो पॉइंट एट इंटू 0.8 0.8 टू 0.95 होता है बेसाल्ट का। क्वार्ट्ज का 1.2 से लेके 1.3। सैंडल स्टोन का S49 0.9 और ग्रेनाइट का G7 0.7 से 0.95 तक इंटू 10⁻⁻5 और लाइम स्टोन का 0.6 लाइन के पार 6 0.6 से लेके 0.9 इंटू 10⁻⁻5 होता है। ठीक है। एज पर IS 456/2000 नो कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल बी अलाउड विथ इन कितने mm बिलो लो वाटर लेवल ऑफ द कंक्रीट वर्क इन सी वाटर और एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट किसके बाद नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो 600 mm या 60 सेंटीमीटर। के अंदर नहीं, उसके ज़्यादा होने पर तभी प्रोवाइड किया जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। नो कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल बी अलाउड विथ इन द 600 mm बिलो लो वाटर लेवल और विथ इन 600 mm ऑफ द अपर एंड लोअर प्लेन्स ऑफ वेव एक्शन। सी एरिया में अगर हम बनाएंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट 60 सेंटीमीटर के नीचे नहीं छोड़ेंगे, बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन जॉइंट को बनाना है तो 60 सेंटीमीटर के बाद ही बनेगा। नो कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल बी अलाउड विथ इन 600 mm बिलो लो वाटर लेवल। Cover in reinforcements is essential to seen by other what reinforcement provided if embedded may be bent due to a compression to protect the from external harmful substance। सही हो जाएगा। Which of the following DPC is one involved to popular with more important works? Following DPC involved is popular with more important works. A layer of well-worn ordinary brick soaked in both pitch of bitumen. A two layer of the non-porous stone slab laid in 1/3 cement mortar. DPC involved popular. More important one. One layer of the non-porous stone about 2 inch thick laid for the full width of the wall over a bed of the 1/3 cement mortar. A reinforcement concrete plinth beam of dense concrete with 2 coat of the hot bitumen applied at the rate of 1.5 kg per square meter for each कोल। डी सही हो जाएगा। आजकल क्या करते हैं, सीधे एक बीम डाल दी जाती है DPC बनाने के लिए। DPC यूजुअली 2.5 सेंटीमीटर थिक रिच सीमेंट कंक्रीट 1/1.5/3 और 2 सेंटीमीटर सीमेंट मोटर 1/2 मिक्स विथ स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल इज प्रोवाइडेड एट द प्लिंथ लेवल टू फुल width of the plinth wall. A reinforcement concrete plinth beam of the dense concrete with 2 coat of hot bitumen applied at the rate of the 1.5 kg per square meter of each coat. 2 कोट लगाते हैं 1.5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। Which of the following is not considered as
dead load, self weight of column, erection load, self weight of beam, self weight of the floor slab. डेड लोड के रूप में किसको नहीं लिया जाता है? सेल्फ वेट ऑफ कॉलम को कहाँ कंसीडर किया जाएगा? इरेक्शन लोड, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। इरेक्शन लोड क्या है? तो डेड लोड, द फर्स्ट वर्टिकल लोड applied that is considered a dead load. Dead load are a permanent or stationary load that are transferred to a structure throughout the lifespan. Dead load is primarily due to the self weight of the structure member. हाँ, तो self weight में तो कॉलम भी आएगा। Permanent partition wall, fixed permanent equipment and weight of the different materials. If majority consists of the weight of roof, beam, wall, column, etc., which is otherwise the permanent part of the building. Erection load is not considered as dead load. Ductile failure pattern is usually observed in स्टील, कंक्रीट, सैंड, नन ऑफ दिस। तो डक्टाइल पैटर्न किस में होता है? स्टील में होता है। Which among of the following is not a prescribed type of the reinforcement bar used in the construction? STMT, not used. टॉर की जाती है, TMT की जाती है, HYSD की जाती है, STMT नहीं की जाती है। माइल्ड स्टील 456/2000 फॉलोइंग टाइप ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इज यूज्ड। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार कन्फर्मिंग IS कोड 432 पार्ट 1। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD टॉर कन्फर्मिंग ऑफ द IS कोड 1786 एंड TMT कन्फर्मिंग 1566। हाई हील्ड स्टील डिफॉर्म्ड बार, हाई HYSD क्या है? हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, टॉर कन्फर्मिंग 1786। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक TMT कन्फर्मिंग टू 1566। वायर फैब्रिक है ना, तो वायर के द्वारा बुनिंग होती है। स्ट्रक्चरल स्टील कन्फर्मिंग ऑफ द स्टील ग्रेड 2062। स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड A 2062। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस reinforcement cement concrete is strong in tensile and compressive strength. Only tensile stress, only compressive stress, neither tensile or nor compressive। किस में होता है? दोनों में होता है। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों में स्ट्रॉन्ग होता है। कंपोजिट मटेरियल मेड अप of cement, concrete and reinforcement in which the concrete resist compression with reinforcement resisting the tension and shear is called composite material made up of the cement, concrete and reinforcement in which the concrete resist compression and reinforcement resistance the tension and shear। तो क्या होता है? वो होता है RCC, जिसमें टेंशन को स्टील बियर करता है। RCC is the composite material made up of the concrete and the reinforcement is the concrete of the compression and reinforcement resistance to the tension and shear. It is most versatile building material available in and is extensively
is extensively used in the construction industry, ranging from small structural elements such as a beam and column to massive structure like dam and bridges. As per the IS code 456/2000, pH of the water should not used for the mixing and crying. The concrete should be range 6.5 to 8.5. एक और ये मोस्ट वैल्यूबल है, नॉट लेस देन 6, ये भी सही है। IS कोड में जो लिखा गया है 5.4.2 में, वो 6 से कम नहीं होना चाहिए कंक्रीट पर में यूज करने वाला। ये एसिडिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ओके, जैसे हम ट्रेमी कंक्रीटिंग करते हैं, सूट से कंक्रीट को बहाते हैं, ऐसे आता है कंक्रीट, कितनी नीचे ऊंचाई पे से ज़्यादा पे नहीं गिराना चाहिए, तो 1.5 मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456, एज पर जनरल गाइडलाइन मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट मे बी टेकन एज 1.5 मीटर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इंसान की एवरेज ऊंचाई 1 मीटर से ज़्यादा होती है, लगभग 1 मीटर। वो अगर सर पे रख के ऐसे गिराता है तो लगभग 1.5 मीटर तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द ओवरलैपिंग बिटवीन टू वार इज कॉल्ड गैप लेंथ। लैप लेंथ होता है लैप लेंथ। अमाउंट ऑफ द ओवरलैपिंग between two bar is known as the lap length. The lap length including anchorage value of the hook shall be a flexural torsion. अगर हम लैप लेंथ को लेते हैं तो इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स सेल भी कितनी हो चाहिए फॉर फ्लेक्सर टेंशन में अगर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, एक टाइप का बेंडिंग है और टेंशन भी है, फ्लेक्सर टेंशन है, तो LD और 30D विच एवर इज मोर। और फॉर डायरेक्ट टेंशन में अगर है तो 2LD और 35 विच एवर इज मोर। और फॉर कंप्रेशन है तो LD और 24/5। स्ट्रेट लेंथ ऑफ द लैपिंग ऑफ द बार शैल नॉट बी लेस देन 15/5 और 200 mm। स्ट्रेट लेंथ ऑफ द लैपिंग ऑफ द बार शैल नॉट बी लेस देन 15/5 और 200 mm। अगर हम सीधे तरीके से बनाते हैं तो उसमें 15/5 और 200 mm, इससे कम का लैप नहीं होना चाहिए, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। कंप्रेशन में है तो LD और 24/5। कंप्रेशन में है तो फिर और क्योंकि दबेगी चीज़ें 24/5 या फिर LD। और डायरेक्ट टेंशन में है तब तो और ज़्यादा 35 2LD। और फ्लेक्सर टेंशन है, केवल फ्लेक्सर भी है और टेंशन भी है, तो 30D है और LD। एज पर द IS कोड 456/2000, इफ LD is a development length, then the lap length of the bar in डायरेक्ट टेंशन के लिए बोला गया, तो भी डायरेक्ट टेंशन में केवल डायरेक्ट टेंशन में बोला गया, तो 2LD या फिर 35, जो भी ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। 2LD और 35 और 30 mm डायमीटर ऑफ द बार विच एवर इज मोर। टू एल डी और 30 mm विच एवर लेस नहीं मोर। पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ना है तो ए। इन द डिजाइन RCC स्ट्रक्चर द अर्थक्वेक फोर्स शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू विथ विच कोड। IS कोड 875। अर्थक्वेक फोर्स
1893, 2016 क्या है? इम्पोर्टेड इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS कोड 1893, 2014 कोर्स कैलकुलेटर ऑफ द RCC स्ट्रक्चर IS कोड 875। अच्छा, ये केवल जो है ना स्नो लोड, बाइंड लोड, इम्पोज लोड, स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, इसमें अर्थक्वेक नहीं आता है। अर्थक्वेक 1893 में कंसिडर किया जाता है। 875 में जो होता है डेड लोड होता है फर्स्ट, इम्पोज लोड सेकंड, लाइव लोड थर्ड होता है विंड, चौथा होता है स्नो, पांचवा होता है स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशंस। आईएस कोड 800 2007 कोड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टील। 456 क्या होता है? प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए, और जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील के लिए 800 होता है, 800 2007। और अर्थक्वेक के लिए होता है 1893 2016। जबकि जो स्पेशल लोड होते हैं वो पाँचवें में आते हैं स्नो के बाद, 875 के पाँचवें में। फॉर FE 500 स्टील what will be the minimum yield strength MPa of used as a reinforcement in concrete। तो 500 के लिए कितना मिनिमम होना चाहिए? तो MPa में वो 415 नहीं है, 500 ही है। द रेनफोर्समेंट ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग IS कोड 1786 2008। द स्टैंडर्ड covers the requirement of the deformed steel bar and for use of the reinforcement in concrete the following strength grade। यहाँ पे ग्रेड दिया गया है FE 415, FE 415D, डी मतलब और ज़्यादा पावरफुल, 415S, 415, 415D, 415S, 415 50 400 सॉरी 500 550 500D और 500S, 550, 550D और 600। तो यहाँ पे मिनिमम यील्ड ऑफ और 200.2% प्रूफ स्ट्रेस कितना होगा? तो सेम होगा लगभग, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम नंबर से सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस ये चेंज हो जाता है। तो एस यहाँ पे है तो इसमें 540 चला जाएगा, 415 है लेकिन 540 जाएगा। और ये जो 500S है तो इसका मैक्सिमम 525 जाएगा, ठीक है। एस वाली वैल्यू बढ़ रही है, केवल 500 है तो 525, 415 है तो 540, फिर तो 525 इसका ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा ही है ये मैक्सिमम यील्ड, ध्यान देना है इसको, ठीक है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10% होती है, ठीक है। विच मेटल इज यूज्ड इन कंक्रीट इन सिविल इंजीनियरिंग? स्टील। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द HYSD and CT कोल्ड ट्विस्टेड बार, यील्ड स्ट्रेंथ HYSD 415 का 415 ही होगा, ठीक है। इसको 415 बोलते हैं HYSD। 500 भी जाता है लेकिन यील्ड में तो यही जाएगा, 415 लिया जाएगा। कोल्ड ट्विस्टेड। द HYSD हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार go through the heat treatment। The hot steel bar are either heat rolled or cold twisted for the shaping item। Cold twisted bar are the steel reinforcement that are processed through a cold twisted process। The yield strength of cold twisted CT bar 415 MPa। The yield strength of the HYSD is 415 MPa और 500 MPa। तो इसमें 500 भी दिया गया था बट हमको 415 लगाना चाहिए। विच इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट।
with increase in compressive strength of concrete module of elasticity of concrete remains same, decrease, increase या फिर एक्सपोनेंशियली या फिर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बढ़ रही है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगी या घटेगी, यहाँ पे देखते हैं IS कोड 456/2000 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 5000 FCK द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इट्स शो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट इंक्रीज विथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के, ठीक है, तो इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल ऑफ द आइसोट्रोपिक मटेरियल इज wood, fiber, reinforced plastic, reinforcement concrete, all above. आइसोट्रोपिक reinforcement concrete होता है आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक मटेरियल इज अ मटेरियल दैट हैज द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। द मटेरियल मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली एंड थर्मल प्रॉपर्टी रिमेन द सेम। एग्जाम्पल रॉक साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ग्लास, plant cell wall, RCC. The steel generally used in the RCC work is क्या होता है, तो माइल्ड स्टील। Which of the following is not considered under gravity load for the design of the RCC structure? Not considered under gravity load for the design of the concrete RCC structure. Dead load, live load, imposed load, seismic load। तो seismic load को हम gravity load में नहीं लेते। Seismic load is not considered under gravity load for the design of the RCC structure. Gravity load for the design of the RCC structure considered are dead load, imposed load, live load. According to the IS code 456/2000, the design of the concrete mix should be based on all of the following aspect। किसको छोड़ करके? ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट को छोड़ करके हम सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। What type of the beam is provided to reduce the differential settlement of foundation plinth? स्ट्रीम बीम, प्लिंथ बीम, ग्रेड बीम, वॉल बीम। तो इसको हम जो डिफरेंशियल के लिए देते हैं प्लिंथ बीम, ठीक है। प्लिंथ बीम इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन। नाउडेज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बी प्रोवाइडेड अ बीम एट द लोअर और अपर लेवल ऑफ द बीम और द प्लिंथ कॉल्ड प्लिंथ बीम। एक प्लिंथ वो होता है, प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल के नीचे ऊपर दिया जाता है, उसको प्लिंथ बीम बोला जाता है। द कवर थिकनेस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल reinforcement bar in a beam subjected to severe condition should not be less than 40, 60, 20, 45। बीम पूछा है तो अब स्लैब में देंगे तो 20, 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार सब्जेक्टेड टू अ सीवियर कंडीशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो उस हिसाब से 20, 25, 40, 50, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम 75, 20, 25, 40, 50, 75, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 20, 25, 40 जाना चाहिए, 40 mm। डी बोला गया है, डी में क्या है? सीवियर के लिए 45 रहेगा, गलत याद कर रहे थे हम लगता है।
20 30 45 50 75 ऐसे था। अच्छा हम 20 25 40 50 75 कर रहे हैं, तो ये मेरी गलती हो गई थोड़ी। तो इस कंडीशन में सीवियर कंडीशन के हिसाब से लेंगे। वैसे ही हमें बीम उसमें देखेंगे, स्लैब, बीम, फिर कॉलम, फिर फाउंडेशन। उसके लिए 20 25 30 40 ऐसे कुछ था, अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ था। तो उस हिसाब से तो बीम में 25 होना चाहिए, बट कॉलम में फाउंडेशन में ना 50 होता है। 20 25 40 50, ये सही है। और फाउंडेशन 50 40, तो उस हिसाब से 25। लेकिन यहाँ पे सीवियर कंडीशन का देखना है, तो 20 30 45 50 75 ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी हम एक बार फ़ोटो ले रहे हैं। ट्विंग ट्विंग ट्विंग। द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द एम्फेटिक ग्रेड कंक्रीट एज पर द IS कोड 456/2000। तो 30 के लिए क्या होगा, 30 MPa हो जाएगा। द characteristic is defined as the strength of the concrete below which no more than 5% of the test result are expected to fail. According to the normal distribution of the test result, FCK is equal to FM mean target mean minus 1.65 sigma. FM क्या होता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.65 सिग्मा। Characteristic compressive system can be used to represent concrete strength grade M. 30 MPa में रहेगा हमेशा। द स्टील जनरली यूज्ड इन RCC वर्क इज क्या है, जनरली यूज्ड इन RCC वर्क इज माइल स्टील ही है वो तो। According to the IS code 456/2000, the nominal 1.5 hour fire resistance, the nominal cover specified for the simply supported beam, slab and ribs are कितना कवर होना चाहिए, तो 20 25 40 50 भी जा रहा है 35। रिब के लिए बोला गया है तो 35 है, कॉलम के लिए 40 है, जबकि फाउंडेशन के लिए 50 है। ठीक है, तो कॉलम आता है तो यहाँ पे 40 हो जाता है, ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 20 25 35 इसलिए हुआ क्योंकि रिब कंसीडर कर लिया गया। यहाँ पे फाउंडेशन 50। ठीक है, what is the creep coefficient of the 28 days of the load factor applied concrete? 1.6 1.11। तो 28 डेज के लिए 1.6 होता है, जबकि एक साल के लिए 1 हो रह जाता है। और 7 दिन का देंगे तो 2.2 होता है क्रीप कोफिशिएंट। 2.2 1.6 1। कोई पूछेगा एज बढ़ने के साथ क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, घटती है। Which country adopted a new design philosophy known as the limit state approach? कनाडा, इंडिया, रसिया। तो वो है रसिया। लिमिट स्टेट considered the structure should sustain all the load and deformation liable to occur during the construction. It was developed by the Russia based on the research professor of NH Streletsky in 1955. All relevant limit states shall be considered in design to ensure an adequate degree of the safety and serviceability. On general, the structure shall be designed on the basis of the most critical limit state and shall be checked for the limit state. Concrete with bulk density 2400 kg per meter cube is extra lightweight concrete, dense weight concrete, super heavy weight concrete, light weight concrete। 2400 होता है तो लाइट वेट कंक्रीट हो रहा है, डेंस वेट
डेंसिटी ऑफ द लाइट वेटेड कंक्रीट इज अबाउट 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 190 न्यूटन पर मीटर क्यूब। The density of the dense weight concrete 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब for concrete to be termed as a highly dense concrete. It must have a unit weight ranging from about to the 360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब to 3840 किलोग्राम मीटर क्यूब, which is about 50% higher than the weight of the conventional concrete. 50% रहता है। What is the minimum cement concrete required for the RCC work, which is exposed to the aggressive subsoil of the groundwater? Aggressive subsoil of groundwater. Aggressive है तो aggressive में क्या आएगा? Severe, very severe, extreme, very severe, extreme 360 जाएगा एक्सट्रीम में, 340 जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे माइल्ड मॉडरेट आरसीसी है, आरसीसी हाँ, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम। यहाँ पे माइल्ड में क्या है? सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर एंड एग्रेसिव या कंसीडर एक्सपेक्ट टू द सिचुएशन एंड दो सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। मॉडरेट कंडीशन में क्या है? कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सीवियर रेन एंड फ्रीजिंग whilst wet. Concrete exposed to a consideration condensation and rain. Concrete continuously under water. Concrete in contact or buried under non-aggressive soil and groundwater. Concrete surface sheltered from the saturated salt air in coastal area. Concrete surface exposed to severe rain, alternative wetting and drying, or occasionally freezing wet or severe consideration. Concrete completely immersed in sea water. ठीक है, मॉडरेट में नॉन एग्रेसिव चल रहा है, अभी भी एग्रेसिव नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर, कोस्टल इन्वायरमेंट में एक्सपोज है सीवियर में, ठीक है। और कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे कोरोसिव फ्यूम और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशंस whilst wet. Concrete in contact with buried under aggressive subsoil और ग्राउंड वाटर, तो वेरी सीवियर में आ जाएगा वो, इसलिए उसको हम 340 पे छोड़ा, नहीं तो 360 जाता। एक्सट्रीम में सब सरफेस ऑफ द मेंबर इन टाइडल जोन, मेंबर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड एंड सॉलिड एग्रेसिव केमिकल में होगा तो फिर वो एक्सट्रीम में जाएगा। अगर सॉइल और वाटर में है एग्रेसिव तो वो फिर वेरी सीवर में जाएगा। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट अकॉर्डिंग 456 टेबल नंबर 0.5 आरसीसी कंक्रीट सेक्शन माइल्ड मॉडरेट सीवर वेरी सीवर के लिए 300 320 340 360। तो ये वेरी सीवर में जा रहा है, एग्रेसिव सॉइल एंड वाटर, तो वो 340 में जाएगा। और इसके लिए जो ग्रेड यूज की जाएगी, अगर केवल सी वाटर बोलता तो ये सीवियर कंडीशन में चला जाता है, M30 यूज कर लिया जाता है सी वाटर के लिए। मिनिमम ग्रेड M30, वेरी सीवियर में M35 हो जाएगा। विच ग्रेड ऑफ द कंक्रीट शुड बी यूज्ड व्हेन द रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज एक्सपोज्ड टू रेन और रिमेन कंटिन्यूसली अंडर वाटर। कंटिन्यूसली अंडर वाटर,
कंक्रीट भी यूज्ड फॉर द रेनफोर्समेंट, आरसीसी बोला गया है। एक्सपोज टू द रेन और रिमेन कंटिन्यूसली अंडर वाटर, सी वाटर नहीं बोला गया, केवल वाटर बोला गया है, पानी बोला गया है, तो ये हमारा मॉडरेट कंडीशन में चला जाएगा और M25 हो जाएगा। एच पता है इस कोड 456 द एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन ऑफ द कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे corrosive fumes or severe freezing condition whilst wet is termed as extreme, very severe, moderate। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे वाटर स्प्रे हो रहा है, कोरोसिव फ्यूम हो रहा है, सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन वाइल्डलेस वेस्ट हो रहा है, तो ये वेरी एक्सट्रीम वेरी सीवियर में चला जाएगा। एक्सट्रीम में जाएगा कब, केमिकल अटैक होंगे तब, केमिकल एग्रेसिव सॉइल होगा या टाइडल जोन होगा तब। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ द कंक्रीट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्टैंडर्ड और मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, कौन सा ग्रेड होगा कंक्रीट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्टैंडर्ड और मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट? पच्चीस 20 स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 M30 है। यहाँ पे हम ग्रुपिंग देखेंगे, अमेंडमेंट 2013 के अनुसार ये दिया गया है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 3 8 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 8 388 है। 10 25 और 60 यानी 65, 10 25 65, 10 25 और 65, 10 15 20 3, 25 से लेके 60 8 और 65 से लेके 100। चालीस आ जाएगा स्टैंडर्ड में, हाई में जाएगा 60 के 65 के ऊपर, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक इन अ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर विल नॉट बी ड्यू टू द नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक किसके द्वारा आते हैं, तो वो आते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ओवरलोडिंग या मॉइस्चर चेंज या फिर थर्मल मूवमेंट। ओवरलोडिंग की वजह से। These are the cracks that do not suppose any threat to the integrity of the concrete structure। इसको हम पहले से कंसिडर नहीं करते। They are usually hairline crack and they are primarily caused by the natural drying process of the non-structural crack in a structure will not be due to किसके द्वारा नहीं होते हैं, तो ओवरलोडिंग के द्वारा नहीं होते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स में क्या क्या किसकी वजह से होते हैं ये? दीज आर क्रैक्स दैट डू नॉट सपोज एनी थ्रेट to the integrity of the concrete structure. They are usually hairline crack and they are primarily caused by the natural drying process of the concrete, temperature change, elastic deformation, moisture change and minor staticity। Structural crack क्या होते हैं? These are more severe and required immediately attention। Structural crack classified as a plastic shrinkage, settlement crack, expansion crack, having crack, overloading crack। इनको हमको रिपेयर करने की जरूरत पड़ जाती है। इसको हम माइंड नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा चलता है, थोड़ा बहुत माइनर। 15 ग्रेड है कंक्रीट, इंडिकेट अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 150 mm³ एट द 28 days। द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द M30 ग्रेड H पर द IS कोड 456/2000 में क्या रहेगा? 30 ही रहेगा। अब यहाँ पे लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर लेवल 3 है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड लेवल 1।
1 घंटा होने को है फिलहाल तो। अगली बार से हम लोग टारगेट एक चैप्टर वाइज किया करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक 1006 है लिमिट स्टेट मेथड। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।